हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं एस्तमर और हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज के लिए अटेंशन प्लीज़, एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि आज से टेलीग्राम पे जो भी स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए हैं आरपीसी की प्रॉपर्ली जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मेरी तरफ से एक तोहफ़ा टेलीग्राम ग्रुप तंवर केमिस्ट्री क्लासेस नाम से ही है। उस ग्रुप से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उसको शेयर करें। उस ग्रुप पे आपको जो है प्रैक्टिस के लिए रेगुलरली क्वेश्चन सीट्स है वो आपको मिलेगी। आरपीसी में पुराने किस टाइप का जो पैटर्न, किस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसके साथ साथ और भी नई क्वेश्चंस की जो वैराइटीज है वो मिलेगी। और इसके साथ में ही जो आपको स्टडी मटेरियल्स है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल्स, वो आपको दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, बट इसके लिए आपको एक थोड़ी सी जो भी इसकी रिजनेबल प्राइस है, जितनी भी इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ या मेरी जो इन्वेस्ट होती है उतना ही आपको पे करना है। तो मैं यहाँ पे कोई प्रॉपरली ज़्यादा बेनिफिट के लिए इतना नहीं कर रहा हूँ। बस ये समझ लो कि मैं नो लॉस और नो प्रॉफिट पे अभी वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो आज हम वापस जो है इस यूनिट को अपन कंटिन्यू करते हैं। जो आगे कल पढ़ा था, कल से पहले या इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर पढ़े थे उसके बाद में हम जो टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जो वीडियो नंबर 5 में हमने जो स्टडीज़ की थी, किसके बारे में की थी? ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ रहे थे अपन। ड्यूल नेचर में हमने पार्टिकल नेचर पढ़ी, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सॉरी वेव नेचर के बारे में स्टडीज़ की, नॉट फॉर पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर इज़ कंसिडर टुडे। आज हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। इससे पहले अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव नेचर होती है मैटर की, उसके बारे में बात की। हम ये जानते हैं कि ड्यूलिटी का मीनिंग होता है दो नेचर, डबल नेचर। तो कोई भी मूविंग पार्टिकल्स होता है, गतिशील कण, ड्यूल नेचर रखता है, द्वैत प्रकृति रखता है। एक होती है उसकी वेव और दूसरी होती है कणीय प्रकृति, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के बारे में ऑलरेडी अपन प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस, तो यूनिट हमारी है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉइंट ऑफ द डेज इज अ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इसमें हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन, और इसमें हम क्या स्टडीज करेंगे? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें, मैटर के कौन से फिनोमेनन्स होते हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कौन सी बातें हैं जो पार्टिकल नेचर को प्रूव करती हैं, इसके एग्जांपल की हम बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, हीट कैपेसिटीज ऑफ द ब्लैक बॉडी है। ये कुछ फिनोमेनन है, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें मैटर पार्टिकल्स क्या करता है, वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। पार्टिकल नेचर की अगर हम बात करें तो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर को शो करता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पेशली हम बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। एग्जाम्पल की हम बात करें पार्टिकल नेचर की, कौन से एग्जाम्पल इसके? ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, ये जो कुछ फिनोमेनन है जो पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब हम यहाँ पे स्टडीज करेंगे ये जो एग्जांपल कंसिडर करें पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसमें किस टाइप से पार्टिकल नेचर को शो करता है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम स्टडीज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यस, अब हम कंसिडर करें इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसमें किसकी स्टडीज़ करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडीज़ करने जा रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इस फिनोमिनन को या इसको जो इंट्रोड्यूस किया था मैक्स प्लैंक ने किया था, कब किया था, इन 1900 में, इंट्रोड्यूस बाय मैक्स प्लैंक। इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स प्लैंक in 1900। प्लैंक के अकॉर्डिंग, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग कोई ब्लैक बॉडी जो होती है, जब उसको ब्लैक बॉडी को अपन गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, एंटायर रेंज ऑफ रेडिएशन को इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मीनिंग होता है अ बॉडी विच इज एब्जॉर्ब और इमिटेड एंटायर रेंज ऑफ रेडिएशन दैट मीन्स फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। ऐसी बॉडी जो हर संभव हर परास की तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति का क्या करती है, उत्सर्जन और एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण और उत्सर्जन कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अ बॉडी विच, ब्लैक बॉडी का मीनिंग होता है अ बॉडी विच इज एब्जॉर्ब एंड emitted over range of frequencies and wavelength। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, हर परास की हर संभव की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को इमिट और एब्जॉर्ब कर सकने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब नेचर में हम बात करें, अगर आइडियल बॉडी की बात करें तो ऐसी कोई आइडियल बॉडी होती नहीं, लेकिन हम आदर्श कृष्णिका होती है। आइडियल जो है ब्लैक बॉडी जो है इसको अपन काफ़ी हद तक इसको आइडियल मान सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ वगैरह इसको क्या करता है, अधिकांश तरंगों की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण उत्सर्जन यानी आवृत्ति का अवशोषण उत्सर्जन दोनों ही करती है। और जो बॉडी जितनी अच्छी हीट की अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, वो बॉडी उतना ही उसी रेट से हीट को क्या करती है, लूज भी करती है। तो अच्छा, आपने सुना होगा, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। गुड एब्जॉर्बेंट इज ऑल्सो एक्ट एज अ गुड इमिशंस। जो जितना अच्छा ऑब्जर्व करता है वो हीट को उतना ही उसी रेट से क्या करता है, इमिट भी करता है, लॉस भी करता है। ये ब्लैक बॉडी होती है। अब इसके लिए मैक्स प्लैंक ने क्या किया है, आयरन का एक ब्लॉक लिया, आयरन की रॉड ली, आयरन रॉड को क्या किया है, गर्म किया है। गर्म करने पर पहले कैसे होती है वो रेड डल में चेंज होती है, और ज़्यादा गर्म किया तो और ज़्यादा रेड हो जाती है, फिर और ज़्यादा उसकी हीट पर आई तो क्या होता है, ये वाइट कलर के श्वेत प्रकाश को क्या करता है, उसके रेडिएशन को उत्सर्जित करता है। रेडिएशन को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। फिर आगे और गर्म किया है तो ये ब्लू कलर की रेडिएशन है उसको उसका उत्सर्जन करता है। अब यहाँ पे रेडिएशन का जो उत्सर्जन हो रहा है किस रूप में होता है, पार्टिकल के रूप में होता है, क्वांटा के फॉर्म होता है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये रेडिएशन की जो एनर्जीज होती है, इस ब्लैक बॉडी ने या उस आयरन की ब्लॉक ने जो ऊर्जा का अवशोषण किया, एब्जॉर्प्शन की एनर्जी, वो किसके फॉर्म में की है, क्वांटा के फॉर्म में की है। क्वांटा का मीनिंग होता है
पैकेट या ग्रुप ऑफ एनर्जीज, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको अपन क्वांटा बोलते हैं। या फिर आप सिंपल समझिएगा, जैसे अपन टैप होता है, नल होता है, नल जो है कैसा है, लीकेज है, तो उसमें जो पानी की जो ड्रॉप्स गिरती हैं, पानी जो उसमें टपकता है टैप वाटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो एक ड्रॉप एक क्वांटा का काम करती है। एक ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा एक टाइम इंटरवल होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक बूंद जो होती है पानी की, एक पानी की ड्रॉप है, एक क्वांटा का काम करती है, और दूसरी पानी की जो बूंद आती है उसके बीच में और पहले वाले के बीच में थोड़ा सा टाइम इंटरवल रहता है। दैट मीन्स ये एनर्जी की ही फॉर्म होती है। एनर्जी की कह रहा है कि कंटिन्यू नहीं होती है। कोई भी बॉडी जो होती है एनर्जी को उत्सर्जित करती है, अवशोषित करती है, वो क्वांटिनाइज्ड होती है, कंटिन्यू नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है। किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने बताया था। किसके थ्रू? वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू इन्होंने इसके बारे में बताया। अब यहाँ पे प्लांक ने क्या किया, जो रेडिएशन इमिट हो रहे, उत्सर्जित हो रहे, उसकी इंटेंसिटीज और वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ के मध्य उसने कांस्टेंट यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिलेशन बताया कि इसमें क्या रिलेशन होता है, उसकी अपन बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, जो इमिट हो रहे हैं, जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटीज और वेवलेंथ के मध्य जो रिलेशन मिलता है, किस टाइप से मिलता है, कैसा मिलता है, और टेम्परेचर वो कैसे डिपेंड करता है। एक तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे इंटेंसिटीज जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिपेंड ओनली टेम्परेचर। जो यहाँ पे रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंग या प्लांक के अकॉर्डिंग। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फिर प्लांक ने क्या किया, ये टेम्परेचर और अब ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो होती है, जो रेडिएशन जो इमिट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी के मध्य डिफरेंट टेम्परेचर में रिलेशन कैसे मेजर किया, क्या आता है उसका रिलेशन, उसको अपन ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। ध्यान रखना, यूजुअली अपन क्वेश्चन क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ दिया होता है और आपको कहा कि ये टेम्परेचर वगैरह इसमें रिलेशन क्या है। इस एक्सिस के अलग हम क्या ले रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ले रहे हैं, इमिटेड रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन जो रेडिएशन और उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इस एक्सेस के अलग अपन ले रहे हैं वेवलेंथ, जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ की बात करें लैम्डा की, और किस में ले रहे हैं, पर नैनोमीटर में ले रहे हैं। थ्री 3000, 2000, 1000। हमें यहाँ पे जो वेवलेंथ और इसकी इंटेंसिटी के मध्य जो रिलेशन मिलता है, कब मिलता है, कैसा मिलता है, डिफरेंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टेम्परेचर T1 ले रहा हूँ, मुझे कब इस टाइप का मिला है। अब मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, T2 कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कब इस टाइप मिला है। सपोज ये टेम्परेचर T1 है और ये T2 है, T1 और T2 है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, ये जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इमिटेड पार्टिकल्स उसकी, और उस वेवलेंथ और इंटेंसिटी के मध्य हमें रिलेशन देखना है। तो इसका रिलेशन क्या मिलता है, यहाँ पे आपको देखना है। हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन जाना है, अपोजिट जाना है। यूजुअली अपन क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे स्टडी नहीं करनी है। यहाँ पे ये वेवलेंथ है इसकी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिटेड है, सपोज उसकी वेवलेंथ क्या है, 3000 नैनोमीटर में है, ये 2000 नैनोमीटर है, और यहाँ पे मिली में क्या मिली है, 1000 नैनोमीटर है। हम यहाँ पे क्या करें, हमें इधर चलना है। यहाँ पे अपन जा रहे हैं तो क्या फर्क हो, क्या मिल रहा है, वेवलेंथ इस साइड में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है लैम्डा। हमें यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, हम इस साइड जा रहे हैं, वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी में क्या, इंटेंसिटी आई जो हो रही है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ तक हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते होते कहाँ तक, एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जाती है। यहाँ पे वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ तो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, बट इंटेंसिटी जो है, इस एक्सेस की मैं बात करता हूँ, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, एक मैक्सिमम लिमिट तक, मैक्सिमम रेंज तक। यहाँ तक इंक्रीज होने के बाद में वेवलेंथ तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी जो है ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
ये सभी ब्लैक बॉडी के साथ यही होता है। तो सिंपली अपन कह सकते हैं वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो इंटेंसिटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद में क्या होती है, वेवलेंथ कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर मैं टेम्परेचर T2 की बात करूँ, यहाँ पे भी सेम का सेम है, वेवलेंथ लैम्डा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वही मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचने के बाद में क्या हो रही है, अगेन वेवलेंथ और इसका जो रिलेशन जो होता है वो अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, कौन सा टेम्परेचर की वैल्यू जो है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा होगा या T2, इस टाइप का कर्व दे रखा है। आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको कहा है ऑप्शन ये दे रखा है T1 इज इक्वल टू T2, फिर कहा है कि T1 लेस देन T2, फिर कहा T1 ग्रेटर देन T2। तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है कि T1 जो है T2 से छोटा होगा, दैट मीन्स T2 जो है टेम्परेचर वो क्या होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा है, क्या कहा था, हमने कहा कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंक्रीज होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। तो यहाँ पे इस कर्व को ध्यान रखना है, T2 ग्रेटर देन T1। यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कहेंगे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस रिलेशन का आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी और वेव लेंथ के मध्य रिलेशन क्या रहेगा। फर्स्टली जो है वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। एट रीचेज एट अ मैक्सिमम पीक, आफ्टर दैट इंटेंसिटी इज डिक्रीजेज विद डिक्रीजेज वेवलेंथ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट होता है इंटेंसिटी का किसके साथ होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर और इंटेंसिटी की हम बात करें तो क्या होती है, डायरेक्टली होती है। एंड वेवलेंथ और इसकी हम बात करें तो क्या होती है, यूजुअली हम इनवर्सली की बात करेंगे। आई का मीनिंग होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होते हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इंटेंसिटी और वेवलेंथ के मध्य रिलेशन क्या मिलता है, किसने फाइंड आउट किया था। और टेम्परेचर और इंटेंसिटी के मध्य रिलेशन क्या होता है, और टू डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हमें कर्व दे रखा है उस कर्व में उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें बताना है क्या होता है, यानी कौन से कर्व का टेम्परेचर हाई है। इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इंटेंसिटी तापमान पर निर्भर करती है, तीव्रता किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तीव्रता तापमान पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर तीव्रता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये और टेम्परेचर की सभी अलग अलग रेंज पे क्या किया था, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, किसने किया था, मैक्स प्लांक ने किया था। और फिर प्लांक ने यही बताया यहाँ पे जो एनर्जी जो होती है, जो उत्सर्जित हो रही है, इमिट हो रही है, किसके रूप में होती है, क्वांटा के रूप में होती है। प्लांक ने बताया यहाँ पे ये बॉडी जो होती है ब्लैक बॉडी ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन किस रूप में करती है, प्लांक क्वांटा के रूप में करती है। और एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है, प्लांक से हमने बताया कि जब कोई ब्लैक बॉडी जो होती है ऊर्जा का अवशोषण करती है, उत्सर्जित करती है, वो क्वांटा के रूप में करती है। और एक क्वांटा की एनर्जी की हम बात करें क्या करते हैं, E=h लेते हैं। h यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा की बात करें, नंबर ऑफ फोटोन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के केस में नंबर ऑफ क्वांटा = नंबर ऑफ फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन के केस में कंसिडर करें। h प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज कंसिडर एज अ प्लांक कांस्टेंट, इसे हमें प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और न्यू जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस में है, हर्ट्ज में है, मीटर पर सेकंड है, या हर्ट्ज सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, साइकिल पर सेकंड अपन कह सकते हैं। एक हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल पर सेकंड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस बेसिस पे जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन किया है किसका, पार्टिकल नेचर का। यहाँ से यही क्वांटिटाइज्ड एनर्जी जो है पार्टिकल फॉर्म जो बता रही है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का छोटे से बंडल जो होते हैं वही क्वांटा फॉर्म है।
तो एक क्वांटा, अगर ये तो n क्वांटा की एनर्जी है और एक क्वांटा की एनर्जी की हम बात करें तो क्या मिलेगा, E इक्वल एच न्यू मिलेगा। ये तो हमें n क्वांटा की एनर्जी है और एक क्वांटा की एनर्जी की हम बात करें, E इक्वल क्या मिलेगा, एच न्यू मिलेगा। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकेंड हम बात करेंगे किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। किसकी बात करें अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या करता है, ये भी पार्टिकल नेचर को शो करता है किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। सो सेकेंड वी कंसिडर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसने इंट्रोड्यूस किया था, एच हर्ट्ज ने, इंट्रोड्यूस बाय एच हर्ट्ज। ये फिनोमेनन है, दिस फिनोमेनन वाज इंट्रोड्यूस बाय या गिवन बाय एच हर्ट्ज। इंट्रोड्यूस कह सकते हैं, गिवन कह सकते हैं, गिवन बाय या स्टडी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय एच हर्ट्ज। कब किया था, इन 1887 में। होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कंसिडर करते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस व्हेन एनर्जी ऑफ अ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग इज स्ट्राइक ऑन इट। किसी मेटल की सरफेस से, सिंपली इसको कैसे समझना है, एक्सपेरिमेंट तो इसका क्या होता है, चलो हम ऐसे प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं, ग्लास की ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, एच हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी हम बात कर रहे हैं। एक साइड हम क्या करते हैं, मेटल की प्लेट लेते हैं, वही इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, और एक साइड हम क्या करते हैं, डिटेक्टर कंसिडर करते हैं। ये हमारा डिटेक्टर है और इसको कनेक्ट करते हैं किसके, बैटरी से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हर्ट्ज ने क्या किया था उसकी हम बात करें। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड कंसिडर करें, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड के फॉर्म में कंसिडर करें। और ये क्या है, मेटलिक प्लेट है, मेटलिक प्लेट, मेटल सरफेस। और इस मेटलिक प्लेट के ऊपर क्या किया हर्ट्ज ने, हाई वोल्टेज अप्लाई करेगा। हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ से फोटोन एनर्जी दे रहे हैं। मेटल है, मेटल की आइडेंटिटी क्या होती है, मेटल के अंदर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये क्या की हमने एनर्जी ई दी है, ई इक्वल क्या है, फोटोन एनर्जी, जिसको अपन बात करें ई इक्वल एच न्यू के फॉर्म में इसको एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ से क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, जैसे ही इसको एनर्जी, मेटल के ऊपर ये एनर्जी है, सुटेबल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज की क्या है, एनर्जी है, फोटोन एनर्जी है। फोटोन एनर्जी इसको देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है मेटल का क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसीज को, इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके क्या होगा, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होकर मेटल की पहले सरफेस पे आएगा, सरफेस पे आने के बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसका क्या प्रूव होता है, इसका प्रूव ये होता है, यहाँ पे अपने क्या लिया, डिटेक्टर जो कंसिडर किया है, इस डिटेक्टर के ऊपर क्या बनता है, ब्राइट स्पॉट बनते हैं, चमकीले बिंदु प्राप्त होते हैं। ये डिटेक्टर है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी। डिटेक्टर के ऊपर क्या मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी।
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे, यहाँ पे मिलने वाली ब्राइटनेस होती है वो उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। अब ये ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगी? ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे डिटेक्टर के ऊपर जो है ब्राइटनेस मिलती हो, क्या मिलती है, उतनी ही ज़्यादा मिलती है। तो ब्राइटनेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंपल अपन कह सकते हैं ब्राइटनेस डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने इजेक्ट हो गए, क्या उसकी इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है फोटोन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की? इसकी इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, इस पर डिपेंड करेगा। लाइट की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, लाइट जितनी इंटेंस होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कह सकते हैं, फोटोन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्राइटनेस होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फोटोन की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी है, उस पर इसकी ब्राइटनेस का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पर डिपेंड नहीं करता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? When suitable wavelength containing or frequencies containing light is strike on the metallic surface, then electrons was ejected from this metallic surface. This phenomenon, this process is known as a photoelectric effect. ये इलेक्ट्रॉन है मेटल का इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आ जाता है। कब? जब इस मेटल पे सुटेबल फ्रिक्वेंसीज या वेवलेंथ वाले क्या करते हैं, अपन वेव को पास कराते हैं या एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर आता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था इसको इंट्रोड्यूस? हर्ट्ज ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। फिर इसमें जो है, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो प्लांक ने है, आइंस्टाइन ने 1905 में प्रैक्टिकली जो है और इसके बारे में आगे स्टडी कर इसको प्रूव किया था। प्लांक क्वांटम जो है, क्वांटा थ्योरी को लेके इसका वापस क्या किया था? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको एक्सप्लेन किया था किसने? आइंस्टाइन ने। In 1909 आइंस्टाइन explained about this effect on the basis of Planck quantum theory. On the basis of Planck quantum theory. प्लांक क्वांटम थ्योरी कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या एक्सप्लेन किया था, यूजिंग प्लांक क्वांटा कह सकते हैं, या यूजिंग एक्सप्लेन अबाउट दिस इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी कह सकते हैं। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया था किसने? प्लांक, आइंस्टाइन ने किया था। अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन किया है, इसके जो मैथमेटिकली कुछ डेरिवेशन है, कुछ रिलेशन जो है उनकी हम बात करेंगे, जिसको आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था उसकी हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैं मेटल की सरफेस ले रहा हूँ, हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास सपोज ये मेटल है, मेटल का ब्लॉक है, मेटल की सरफेस है, और हमें पता है इस मेटल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही मेटल की पहचान होती है, यही मेटल की आइडेंटिटी होती है। मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों लेट भी ये इलेक्ट्रॉन है मेटल का। और इस सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, जब तक यहाँ पे
फोटोन एनर्जी इसको नहीं दे रहे, बाहर से कोई अपन एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस के अंदर ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ये फोटोन एनर्जी हम देते हैं किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू के फॉर्म में। ये एनर्जी, फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर होती है किसको, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होकर सरफेस पे आएगा, सरफेस के आने के बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, इजेक्ट हो गया, नॉकआउट हो गया। इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना ही मेटल की सरफेस से क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं। अब जब हम यहाँ पे सूटेबल फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ की एनर्जी इसको फोटोन को नहीं देंगे, तब तक कि फोटोन इसके अंदर ही रहता है, मेटल के अंदर ही रहता है। दैट मीन्स एक मेटल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक आइडेंटिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ना निकलने दे। इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन ऑफ मैटर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर, ये फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर बांध के रखती है, होल्ड कर के रखती है। और जब इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल की सरफेस से रिजेक्ट होता है, बाहर आता है, तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या मिलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। mv का मीनिंग होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी स्पीड से बाहर आ रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसकी बात करें अपन। और मैंने कहा कि यहाँ पे एक मेटल का क्या होता है, पर्टिकुलर मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंडिविजुअली मेटल की इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको अपन बोलते हैं इसका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को अपन इंडिकेट करते हैं W0 से, और ये W0 जो होता है क्या होता है, किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एच न्यू नॉट के। न्यू नॉट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको कंसिडर करते हैं। देहली आवृत्ति जिसको बोलते हैं। और W0 जो क्या है, वर्क फंक्शन है, कार्यफलन जिसको बोलेंगे। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल जो होता है, कोई पदार्थ जो होता है, स्पेशली मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कब शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। जो फोटोन की हम फ्रीक्वेंसीज की बात करें, इस फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे। जब कोई भी मेटल, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं बात करता हूँ, क्या सभी मेटल जो होते हैं या सभी वेवलेंथ पे, सभी फ्रीक्वेंसी पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। फोटोन की एनर्जी जो है, मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी की बात करें, एनर्जी दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात करें तो मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या फिर ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे रिलेशन ध्यान रखना है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फॉर द कंडीशन मैं कह सकता हूँ for the condition of photoelectric effect, मेन कंडीशन, एक ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फ्रीक्वेंसीज ऑफ फोटॉन्स या लाइट की फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी अपन फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं उससे ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। अदरवाइज कोई मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। इंटेंसिटी वाले कुछ ही हो, लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, ये फ्रीक्वेंसी मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती है उससे ज़्यादा नहीं है, तब तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती है पर्टिकुलर मेटल के लिए, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, पर्टिकुलर होती है। ऐसा नहीं सभी मेटल्स के लिए एक ही होती है। ये मेटल की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम है, सीजियम है, उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान न्यून होता है, कम होता है, तो आसानी से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है।
कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं और हार्ड मेटल होते हैं, टफ मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आपको कहा कि अल्कैलिन अर्थ मेटल जो है, सॉफ्ट मेटल जो होते हैं वो इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, बट हार्ड मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स हैं, एब्लोक के मेटल्स हैं, वो रेडिली इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकला, इस काइनेटिक एनर्जी और इन एनर्जी की हम रिलेशन की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? ये टोटल एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है, किसके इक्वल होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटा की जो एनर्जी होती है, प्लांक ने जो एनर्जी बताई थी, इसके मध्य रिलेशन क्या होता है? ये फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है? ये मेटल है, मेटल की जो सरफेस का जो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी का हमें पता है क्या होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी पता है हमें क्या होती है? 1/2 mE_v² होती है। एच न्यू यहाँ पे न्यू नॉट जो है क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो पार्टिकुलर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। पार्टिकुलर मेटल के लिए पार्टिकुलर इसकी वैल्यू होती है। और हमने अभी ये भी देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए न्यू नॉट इज लेसर देन न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। किसी भी फॉर्म में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं क्या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। हमें ये पूछा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हमें पूछा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी। तो हमें क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं इसमें, इसको अगर सॉल्व करें, मुझे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी पूछे है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? एच न्यू माइनस न्यू नॉट आएगी, यही आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। या फिर हमें पूछा है कि इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वी इज इक्वल हम क्या लिखेंगे? वी इज इक्वल क्या मिलेगा? टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन, हमें पूछा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी की मैं बात करूं तो मुझे क्या मिलेगी? वेलोसिटी वी इज इक्वल टू, ये टू जो है यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा या ए के साथ कंसिडर करें इसको। मैंने आपका रिलेशन जो है ये ध्यान रखना है। यस, तो मैंने पे लिखा 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच में पता है क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक नियतांकों का कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे v की मैं बात करता हूँ, v इज इक्वल मुझे क्या मिलेगा? सभी वैल्यू इसमें रूट में आएगी, या फिर v² कर दो पहले। v² इज इक्वल क्या मिलेगा हमें? 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या करेंगे? m। तो क्वेश्चन जो हमें किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पूछ सकते हैं। उस केस में इलेक्ट्रॉन का वेग आपको दिया होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे स्पीड, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं दी हुई है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? कभी कभार इसके बारे में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, हमें पता है फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c/λ होता है, वेवलेंथ दी होती है। हम इसके क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। अब हमें ध्यान क्या रखना है? इसकी कंक्लूजन की बात करें, इसकी रिजल्ट की बात करें, किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिजल्ट क्या मिले? ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थी, किसने दी थी? प्लांक के अकॉर्डिंग इसको समझा सकते हैं, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। और किसने कहा था? आइंस्टाइन ने बताया था। अगर हम यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करें, किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ से जैसे ही फोटोन एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल की सरफेस से उसी टाइम विदाउट लेक एनी टाइम इजेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना और यहाँ से एनर्जी का स्ट्राइक होना, इसके बीच में कोई टाइम नहीं लगता है। नो टाइम लेग बिटवीन स्ट्राइक ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलने और
लाइट के यहाँ पे स्ट्राइक करने के बीच के इसके मध्य कोई समय अंतराल नहीं लगता है, कोई टाइम नहीं लगता है। तो नो लैग टाइम बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइक ऑफ लाइट। लाइट का स्ट्राइक करना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसके मध्य कुछ समय टाइम जो है वो नहीं लगता है, 0 के बराबर टाइम लगता है, यानी 0 टाइम इसको कंसिडर करते हैं। कोई उसी टाइम जैसे ही यहाँ पे फोटोन इसके पर स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वैसे ही इजेक्ट हो जाता है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इंटेंसिटी के ऑफ फोटोन। और ब्राइटनेस होती है किसकी? किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखना है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी करती है। यहाँ पे ये गलती अक्सर करते हैं। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स किसके डायरेक्टली होंगे? ब्राइटनेस के डायरेक्टली होंगे। तो ये हमारा टॉपिक क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको एक्सप्लेन करती है? जो ड्यूलिटीपन पढ़ते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, ड्यूल नेचर में पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती हैं। वेव नेचर में हम कल पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में, जिसमें रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ये वेव नेचर को शो करता है। तो आज के हम वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी जो अपन अगली क्लास में करेंगे। जो भी टॉपिक जो है एक अगेन मैं वापस कह रहा हूँ, हम इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सेट जो आपको अवेलेबल कराऊंगा। जो टेलीग्राम मैंने अभी ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जितनी ज़्यादा कमेंट्स करोगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के बच्चों की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं मटेरियल जो उसको अवेलेबल कराऊँ, उसके अकॉर्डिंग आगे की जो प्लानिंग जो है उसको मैं कर सकूँ। तो आप अधिक से अधिक जो भी रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम जो है उसके ग्रुप का नाम यही है, तमोर केमिस्ट्री क्लासेस। तो अधिक से अधिक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोगों की मेंटालिटी क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।